मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार। कोरोना कानून और कलह। कई राज्य सरकारों ने श्रम कानूनों में बदलाव किया है, जिसमें कारखानों में काम का समय 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया। इसे लेकर बकायदा अब 8 राजनीतिक दलों ने सीधे तौर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक पत्र लिखकर मजदूर वर्ग के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हस्तक्षेप करने के लिए सीधे तौर पर आग्रह किया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर कोरोना वायरस महामारी के बहाने श्रम कानूनों को कमजोर करने का आरोप केंद्र और राज्य सरकारों पर लगाया है। वहीं बीजेपी शासित राज्य इसे मजदूर और उद्योग, जो कि उद्योगपति हैं, दोनों के हितों को ध्यान में रखने की दुहाई दे रही है। ऐसे में आज सवाल यह पूछेंगे कि श्रम कानून में छूट से आखिरकार किसे फायदा और किसे नुकसान। सवाल यह भी कि कानून में बदलाव से क्या उद्योग और रोजगार दोनों बच पाएंगे, जो कि एक अहम सवाल है। सवाल यह भी कि आखिरकार कंपनियों के लिए क्या भूल गए मजदूरों का हित, क्योंकि यह आरोप सीधे तौर पर लगाया गया। सवाल यह भी कि कानून में बदलाव क्या मजदूरों को अब बंधुआ बना देगा। सवाल यह भी कि कानून में बदलाव के बाद क्या वाकई में निवेश होगा, और इससे अहम सवाल यह भी कि क्या इस फैसले से संगठित क्षेत्र में आ जाएंगे मजदूर। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी बात, लेकिन सबसे पहले नजर इस रिपोर्ट पर और फिर जुड़ेंगे हमारे साथ कई मेहमान भी। लेकिन दलील क्या है, तर्क क्या है, आरोप क्या है और आखिरकार विवाद क्यों है, देखिए जरा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सोच ही बलिहारी है। इनका बयान ये दर्शाता है ये श्रमिकों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो श्रमिकों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। शायद उनको ये नहीं पता कि हमने नए निवेश के रास्ते को खोलते वक्त श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखा है। श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हुए हमने अलग से निवेश के माध्यम से, नए निवेश के माध्यम से और पुराने बंद पड़े मिल कारखानों उद्योग को चलाने के लिए, रोजगार ज्यादा से ज्यादा सृजित करने के लिए, श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा नियोजित करने के लिए, प्रवासी श्रमिकों को भी उत्तर प्रदेश में ही भिन्न भिन्न नए निवेश मिल कारखानों उद्योगों के माध्यम से सेवा आयोजित करने के लिए यह अध्यादेश लाया है। इसलिए पहले उनको अध्यादेश को पढ़ना चाहिए, तब किसी प्रकार की टिप्पणी करना चाहिए। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब। देश में आर्थिक विकास को बढ़ाने के मकसद से 3 राज्यों की सरकारों ने श्रम कानून में बदलाव किया तो कोहराम मच गया। कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए देश में 25 मार्च से लॉकडाउन है। ऐसे में कई कंपनियों ने छटनी शुरू कर दी। इसके चलते अर्थव्यवस्था थम सी गई। इसलिए रोजगार और निवेश को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें श्रम कानून में बदलाव की दलील दे रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात ने श्रम कानून में बदलाव किया है। राज्य सरकारें इसे निवेश, नौकरी और अर्थव्यवस्था में रफ्तार देने के लिए अच्छा फैसला बता रही है। राहुल गांधी जी देश और प्रदेश की जनता श्रमिकों को हथियार बना करके भ्रमित न करें। श्रमिकों के हित में उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वप्रथम चिंतन किया है और उनके कल्याण के लिए सरकार कटिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा
केवल उन कानूनों को सुस्त किया गया है और मात्र 3 वर्ष के लिए सस्पेंड किया गया है। और वे सभी कानून नहीं हैं, कुछ ऐसे कानून हैं जो उद्योगों के लिए थोड़ा परेशानी और उनको नए उद्योग चलाने में जो समस्याएं थी उसको लेकर के सुस्त किया गया है। प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का काम ना करें। योगी सरकार ने श्रम कानूनों में बदलाव करके अब श्रमिकों के लिए एक दिन में अधिकतम 12 घंटे का काम और सप्ताह में 72 घंटे तक की समय सीमा निर्धारित की है। सरकार का दावा है कि इससे ज़्यादा निवेश होगा और रोजगार के नए विकल्प खुलेंगे, जिससे प्रवासी मजदूरों के लिए भी अब उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। हालांकि इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ विपक्ष लामबंद होता जरूर दिख रहा है। अब विवाद है क्यों, ये भी समझिए। अध्यादेश में करार के साथ नौकरी करने वाले लोगों को हटाने, नौकरी के दौरान हादसे का शिकार होने और समय पर वेतन देने जैसे 3 नियमों को छोड़कर दूसरे सभी नियम श्रम कानून को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये नियम यूपी में मौजूदा सभी राज्य और केंद्रीय इकाइयों पर लागू होंगे। इसके दायरे में 15,000 कारखाने और लगभग 8,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आएंगी। मगर विपक्ष को शक है कि शोषण होगा। विपक्ष का आरोप यह है कि ऐसे वक्त में जब मजदूरों की मुश्किलें बढ़ी हैं और नौकरी का संकट ज्यादा हो गया है, उस वक्त उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऐसा अध्यादेश पारित किया है जो राहत की बजाय मजदूर वर्ग के लिए बड़ी आफत बनकर आएगा। ऐसे समय में श्रम कानून के लिए बदलावों को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर मायावती, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। पहले मायावती ने क्या कहा, वो सुनिए। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण देश में गरीब, मजदूर, कामगार तथा श्रमिकों की स्थिति बेहद खराब है। यूपी सरकार के श्रम कानून को निलंबित करने का असर श्रमिकों पर पड़ेगा। कोरोना प्रकोप में मजदूरों, श्रमिकों का सबसे ज्यादा बुरा हाल है। फिर भी उनसे 8 के स्थान पर 12 घंटे काम लेने की शोषणकारी व्यवस्था पुनः देश में लागू करना अति दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण। श्रम कानून में बदलाव देश के रीढ़ श्रमिकों के व्यापक हित में होना चाहिए, न कि कभी भी उनके अहित में। वहीं अखिलेश यादव ने भी अपनी नाराजगी कुछ यूं जताई। विस्थापन और बेरोजगारी के शिकार श्रमिकों को अब पूरी तरह उनके मालिकों की शर्तों पर काम करने के लिए विवश किए जाने की यह साजिश है। भाजपा को गरीबों की नहीं, पूंजीपतियों के हितों को बचाने की चिंता है। जबकि प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और लिखा कि यूपी सरकार द्वारा श्रम कानूनों में किए गए बदलावों को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। आप मजदूरों की मदद करने के लिए तैयार नहीं हो। आप उनके परिवार को कोई सुरक्षा कवच नहीं दे रहे। अब आप उनके अधिकारों को कुचलने के लिए कानून बना रहे हो। मजदूर देश निर्माता है, आपके बंधक नहीं। मजदूरों पर सियासी महाभारत पहले भी हुई, आज भी हो रही है, लेकिन मजदूरों का कितना भला हो रहा है ये आप और हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। सीधा रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, यासिर जुलानी साहब जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, साथ साथ एहसन सचान साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ संपत पाल देवी जी जुड़ी हुई हैं जो कि प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यासिर साहब आपके पास आना चाहेंगे, ये कानून में बदलाव की जरूरत आपको क्यों महसूस हुई? देखिए, भारत के 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश ने अपनी जो इच्छा शक्ति वाली सरकार है, जो जनमानस की सरकार है, जो जनमानस के लिए सोचती है, जो श्रमिकों के दर्द का एहसास हुआ उन्हें, और प्रवासी श्रमिक को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। उसके बाद ये अध्यादेश उत्तर प्रदेश की सरकार की, योगी आदित्यनाथ साहब ने की सरकार ये लेके आए। तो अब मुझे लगता है कि इस पे हमें इस कोविड-19 की महामारी के वक्त मुझे लगता है कि लोगों को ये समझना चाहिए, जो विपक्ष के बड़े नेता जिनके आपने ट्विटर के बारे में बताया, वो सिर्फ ट्विटर पे ही रहते हैं, चाहे वो मायावती जी हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो प्रियंका गांधी हों। हमने पिछले 40 दिनों में इस महामारी में जिस इच्छा शक्ति से प्रधानमंत्री काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनमें से अगर आप कहीं से एक भी किसी नेता को आप दिखा दीजिए कि भारत के जनमानस के साथ खड़े हुए कभी इन्होंने कोई ट्विटर किया हो। इन्हें सिर्फ राजनीति करनी है। आप बताइए, इस वक्त जो महामारी है
उसमें तमाम मजदूर हमारे अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। हमारे कल कारखाने उनको भी खोलना है, हमारी आर्थिक व्यवस्था को पटरी पे लाना है, जो पिछले 40 दिन से लॉकडाउन में कहीं ना कहीं इफेक्टेड है। ये पूरा भारत जानता है। और ये तो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं। जब सरकार ने तेल की कीमत को लेके एक फैसला लिया था तो इन्होंने इसी तरीके से ट्विटर पे डाला कि तेल का जो दाम है, इतना जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो दाम है उसके यासिर साहब, मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा था। दाम बढ़ाया गया। यासिर साहब, मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा था, क्योंकि पहले सवाल में अक्सर मैं रोकता नहीं हूं पूरा जवाब आने तक। मेरा सवाल फिर से सुनिएगा। मैंने राहुल गांधी का जिक्र नहीं किया, मैंने अखिलेश यादव का जिक्र नहीं किया, मैंने मायावती का जिक्र नहीं किया, मैंने प्रियंका गांधी का जिक्र नहीं किया। सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, आपने पैकेज में बताया। सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। कानून में बदलाव की जरूरत आपको क्यों महसूस हुई? एक बार फिर से मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा हूं। मुझे लगता है कि इस वक्त राज्यों में जो कारखाने खोले जाएंगे चरणबद्ध तरीके से, जहां पे मजदूरों की जरूरत है, उन मजदूरों को रोकने के लिए अगर कोई सरकार उनकी जो काम करने का जो घंटा है 8 घंटे से 12 घंटा करती है और हफ्ते में 72 घंटा करती है, तो ये स्वागत योग्य कदम है। और सर, आपको जरूरत क्यों महसूस हुई? आप सर मेरे सवाल को फिर से सुनिए, तीसरी बार पूछ रहा हूं। आपको कोई वजह तो हुई होगी ना कि ये जरूरत महसूस हुई, हम इसलिए इस कानून में बदलाव करते हैं। मैं आपकी वो जरूरत जानना चाह रहा हूं, क्या जरूरत है? नहीं, जरूरत आप समझने की कोशिश करिए सर, समझाइए, मैं समझ जाऊंगा। जिस तरीके से मजदूर प्रवास कर रहे हैं, प्रवासी अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, उन्हें रोकना है कानून में। इसलिए कानून को बदलाव नहीं, 3 साल के लिए स्थगित की बात कही गई है और ये मजदूर हित की बात है। ये अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आने वाले वक्त में कल परसों तक जब हम लोग चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका रुख भी और जिन्हें समझ नहीं आ रही है सर मेरा रुख बिल्कुल साफ है। जो जनता की समस्या है, जनता की आवाज उठाना मेरा रुख है। नहीं तो वो सरकार के प्रवक्ता आप लोग हैं, आप जवाब देंगे। मेरा सवाल सर आपने कहा ना, सवाल का जवाब देना मैं तर्क के साथ मेरा कर्तव्य और दायित्व है। हाँ, तो सर मैं आपके कर्तव्य और दायित्व को चुनौती नहीं दे रहा हूं। यासिर साहब, मैंने आपसे ये पूछा है, आपने बताया कि कानून जो है वो मजदूरों के हित का है। अब इसे किससे फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, समझाइए। मजदूरों को फायदा होगा, मजदूरों को फायदा होगा, उद्योगपतियों को कोई फायदा नहीं होगा। 8 घंटे से 12 घंटा काम करेंगे तो क्या सैलरी उनको 8 घंटे से 12 घंटे की जो एक्स्ट्रा है वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अच्छा, पहले नहीं होता था सर? पहले एक जो व्यवस्था थी वो किसी जगह इंगित नहीं करी गई थी, उसको ऑथराइज नहीं किया गया। नहीं सर, मैं उसी कानून की बात कर रहा हूं। वो इंगित की गई थी, वो सिर्फ कागजों पर थी। एक्स्ट्रा टाइम वर्क, आवर टाइम पहले नहीं होता था सर? होता था ना, ओवर टाइम 8 से 12 घंटे, लेकिन उसका कहीं जिक्र नहीं था। अब सर जिक्र था, सर जिक्र था। नहीं, कारखाने के मालिक को और मजदूरों को पूरा अधिकार था कि वो ओवर टाइम कर पाए या नहीं कर पाए। चौला साहब देखिए, मेरी बात समझिए कि पहले मालिक जो है वो बाध्य नहीं था, अब मालिक बाध्य होगा। वो जो भी मजदूर उनके यहाँ काम करेंगे उनको 8 घंटे से 12 घंटा उसको काम कराना पड़ेगा। पहले वो सेलेक्टिव होके जिन मजदूरों को चाहते थे, जो ओवर टाइम करना चाहते थे, उनको काम कराया जाता था। जो उनके ठेकेदार या उनके सुपरवाइजर जो काम देखरेख करते थे वो उनके अकॉर्डिंग था। सर देखिए, आपको लगता कि ये व्यवस्था मजदूर 12 घंटे काम सर सुनिए ना, ये व्यवस्था मजदूर और जो दूसरी तरफ उद्योगपति हैं उन दोनों में अविश्वास पैदा करेगी? आपको नहीं लगता? नहीं, अविश्वास कैसे पैदा करेगी? आप खुद समझने की कोशिश करिए कि ये मजदूरों के हित में अगर हफ्ते में 72 घंटे काम मालिक के ऊपर बता दिया गया, अध्यादेश लाके एक कानून पारित कर दिया गया कि 3 साल में आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे, तो फायदा मजदूरों का है। ये तो पहले भी था ना सर, इसमें नया क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूं। ये तो पहले भी था। और अब एक बात बताइए यासिर साहब, मैंने आपकी बात पूरी ध्यान से सुनी। सर सुनिए ना मेरी बात सुनिए। अब मैंने पूरी बात आपकी ध्यान से सुनी। आपका जो संघ का संगठन है भारतीय मजदूर संघ, जानते हैं ना सर, वो नाराज क्यों है? अगर सब कुछ आप सही कर रहे हैं, वो तो बकायदा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये आपके पास कहां से खबर आ जाती है? आप पत्रकार सर, आप चेक करिए ना। मैं तो आधार बता रहा हूं आपको। मैं आपको नाम भी बताता हूं, उनका। पत्रकारिता पे क्वेश्चन नहीं कर सकता, आप चौथे स्तंभ हैं सर। आप क्यों सवाल क्यों नहीं कर सकते? आप मेरे से आधार पूछे, मैं आपको आधार बता देता हूं। मैं हवा हवाई बातें थोड़ा कर रहा हूं आपसे। अब आपको अगर मालूम होगा तो मैं भी वहीं से जुड़ा हुआ हूं
मेरा बैकग्राउंड अगर आप पता करेंगे, आपने तो फिर तो बिठाने से आप पहले आप मेरी फिर तो प्रोफाइल आप को इस देखा संगठन होगा, के तो मेरे पास तो कोई खबर नहीं है। आप मेरे तो फिर पास इस कोई खबर संगठन नहीं के है कि मजदूर संघ नाराज है। ब्रजेश उपाध्याय जी को भी जानते होंगे, इस संगठन के जो महासचिव हैं। देखिए, मेरे पास कोई खबर अगर लिखित में आएगी, मैं आपके साथ सर जरूर आपने चर्चा पूछा करूंगा। आधार क्या, मैं लेकिन आपको नाम के सहित आधार बता रहा हूं। नहीं, अगर वो आपके आपके साथ संघ जुड़े के हैं, अगर कोई बात करते भारतीय हैं, मजदूर तो मैं उनसे संगठन इससे नाराज है कि नहीं? नहीं, देखिए, ये एक हर संगठन, हर आदमी, हर बड़े संगठन में, एनजीओ में, इंडिविजुअल स्तर पे लोग समाज में काम कर रहे हैं, जो मजदूरों के हित में काम करते हैं। मजदूरों के साथ बहुत सारे संगठन हैं और हर दल के संगठन जुड़े हुए हैं। वो अपने अकॉर्डिंग राजनीति मजदूरों के कंधे पे साधने की सर एक कोशिश काम करते करिए, हैं। सर एक काम करिए, आप समझदार जी। प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मेरे को मालूम है। आप एक काम करिए ना, या तो मैं गलत होऊंगा या आप गलत होंगे। अभी बहुत समय है, पहला सवाल ही मैंने आपसे लिया है। आप अपने भारतीय मजदूर संगठन जो संघ का अंग है उससे पता करिए, अभी बहुत वक्त है। आप फोन मिला सकते हैं लाइव, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो नाराज क्यों है? अगर नाराज नहीं है तो आप मुझे बता दीजिएगा कि वो नाराज नहीं है। आप बता दीजिएगा सर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब तक मैं जो है संपत पाल देवी जी के पास जा रहा हूं। हम डिबेट ना करें तो बेहतर होगा। आप सवाल करिए, मैं जवाब देने के लिए बैठा हूं। सर मैं तो सवाल कर ही रहा हूं, अगर नाराज नहीं है तो मैं आप जवाब मुझे दे बता रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। वही तो पूछ रहा हूं सर मैं आपसे, वो नाराज नहीं है? मैंने जवाब दे दिया अब आपको। आप कह रहे हैं, आप कह सकते हैं। मैंने सर कहा कि आपने कहा पत्रकार मैं हैं, उसी चौथे से ही स्तंभ में ताल्लुक आप फ्री रखता हूं, हैं। मेरा बैकग्राउंड लेकिन ये है, तो मैंने आपको नाम भी बता दिया सर। संगठन का संगठन का कौन शख्स नाराज है वो भी बता दिया आपको। आप पता कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। एक इंडिविजुअल शख्स अगर कोई नाराज है तो उसको आप संगठन से नहीं जोड़ सकते। चलिए, भारतीय मजदूर संघ में कोई नाराज नहीं है, आप ये कह रहे हैं, मैं समझ जाऊं? जी बिल्कुल ठीक है सर, मैंने कोट कर लिया। नहीं, मैं देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। मैं किसी पर्टिकुलर संगठन के ऊपर सवाल करने, मैं एज ए अभी तो आप व्यक्तिगत कह रहे थे सर, मैंने आपकी बात ही कह दी। आपके सामने बैठा हूं। मैं सरकार ने जो स्टेप लिया है, जो सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार उत्तर प्रदेश में शानदार काम कर रही है, उनके कार्य प्रणाली को मैं आपके साथ चर्चा करने के लिए बैठा हूं। ठीक है, संघ के विषय पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, संपत पाल देवी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है ना आप तक? सुन रहे हैं, काफी सुन रहे हैं जी। प्रियंका गांधी जी नाराज दिखाई दे रही है, कह रही है कि श्रमिकों के हनन हो रहा है। वहां राहुल गांधी जी नाराज हो रहे थे, कह रहे थे कि भैया रोजगार पैदा करिए, उद्योगपतियों को ऊर्जा दीजिए। अब सरकार करे तो क्या? आप लोग तो खुद ही कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। हेलो मैडम आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मैं सुन रही हूँ कि प्रियंका जी मुझे, हाँ, मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ जी, आपको बुलाया इसीलिए बोलने के लिए। हाँ, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रियंका जी सही कह रही हैं, इसलिए कि उन्होंने मजदूरों के हर हमेशा ध्यान में रखा है। मजदूरों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। आज ये 2014 से दर की ठोकर खुद मजदूर खा रहा है। और एक बात है कि कोरोना महामारी के लिए पूरा देश इनके साथ खड़ा है। और आज क्या हालात है मजदूरों की, कि कितना मजदूर सड़कों पर रो रहा है, घर आने नहीं पा रहा है, और ये ट्रेन में जो कट के मर गए, और जो आज ये अध्यादेश लागू कर रहे हैं, ये जो कानून पारित कर रहे हैं योगी जी, ये तानाशाह नहीं है। अरे मैडम, मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, अब ये तानाशाही कैसे कर रहे हैं मुझे बताइए, तो फिर मैं यासिर जी से पूछूंगा तानाशाही कैसे हो रही है, बताइए ना, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। तानाशाही यही है कि लॉकडाउन के बीच में हम ये कर रहे हैं, क्या घर आने के लिए तैयार हैं, रोड रखे, और ये जो 12 घंटा मजदूरी ये मजदूरों को देंगे, और ये संपत मैडम आपको, मेरे को उम्मीद है कि बताया गया होगा कि आखिरकार किस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। श्रम कानून में बदलाव को लेकर आज विषय है। मैं आपसे वही पूछ रहा हूं कि आखिरकार आपको आपत्ति किस बात की है, बताइए मुझे, ताकि मैं बीजेपी से पूछ सकूं ना वो सवाल कि इस बात को लेकर आपत्ति है। मुझे ये आपत्ति है कि ये जो 12 घंटा लागू किया गया है, तो ये मजदूरों पर शोषण होगा, और ये जो माफिया है ये और मनमानी करेंगे। ये कानून पहले से बने थे, श्रम विभाग, और ये बोलते थे बाल श्रम के लिए कितनी बड़ी रुकावट थी। अगर बालक काम करते थे, उनमें अपनी जनता और मजदूर बात कर सकते, अब तो कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसा कानून अगर पास हो जाएगा, तो ये तो मनमानी नहीं है जनता के साथ, मजदूरों के साथ। आज एक तरफ श्रमिकों की बात कर रहे हैं और एक तरफ उन्हें बंधुआ बना रहे हैं। अरे मैडम सुनिए ना,
सुनिए, मजदूरों को पहले क्या फायदा मिल रहा था, मैं जानना चाहूंगा। जो इन्होंने छीन लिया, कौन से ऐसे फायदे थे जो यासिर जी ने छीन लिए? मैं उनसे पूछूंगा आपने क्यों छीन लिया, मेरे को वो फायदे बताइए। क्यों छीन लिया? इसलिए कि ये अर्थव्यवस्था में बहुत नीचे जा रहे हैं। ये लॉकडाउन के चक्कर में इस दिमाग में नहीं, श्रम कानून में मजदूरों को क्या लाभ मिल रहा था जो यासिर जी ने छीन लिया, यासिर जी की सरकार ने छीन लिया, मुझे ये बताइए। और वो मालो माल होगी और ये गरीब मरेगा, और इसमें क्या है? ये इनका बस यही फायदा कि ये तानाशाह है, कुल मिला के ये अपनी तानाशाही में देश चलाना चाहते हैं। मैडम, नुकसान क्या हो रहा है बता तो दीजिए ना, मैं ताकि पूछ पाऊं कि ये नुकसान किया आपने मजदूरों का। हाँ, ये नुकसान गरीबों को किया है, मजदूरों को किया। मैडम, क्या नुकसान किया वही तो पूछ रहा हूं मैं, वो नुकसान जानना चाह रहा हूं ना मैं, ताकि जनता भी समझ पाए कि इन लोगों ने ये नुकसान कर दिया। आप लोग कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज हैं। जी, ये जनता का मजदूरों को नुकसान किया भाई। अरे मैडम, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कैसे किया? हम तो मजदूरों के कोई अधिकार तो ऐसा होगा ना जो कानून के तहत इन्होंने छीन लिया, ताकि मैं उनसे पूछ पाऊं ना आपने ऐसा क्यों किया। आप वो नहीं बता पा रहे। आप एक काम करिए, थोड़ा वक्त देता हूं मैं आपको, जैसे मैंने यासिर जी को दिया आपको भी दे रहा हूं। आप थोड़ा सा वक्त लीजिए, आप भी तय करिए कि आखिरकार चलना कैसे है। विरोध है तो है क्यों, बताइएगा, ठीक है ना? एसएन सचान साहब, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए, वजह जान सकता हूं? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है वो इस वजह से कहा है कि केवल योगी आदित्यनाथ जी को ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। वास्तविकता यह है कि जब 25 तारीख से लॉकडाउन हुआ और बिना सोचे समझे लाखों लाख मजदूर जो प्रवासी मजदूर हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर के और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, वो एक पहले फर्स्ट लॉकडाउन में वो धैर्य बनाए रखे। उसके बाद जब दूसरा लॉकडाउन हुआ तो धैर्य टूट गया। धैर्य इस वजह से टूट गया, केंद्र सरकार ने न उनके खाने की व्यवस्था की और न ही उनके रहने की। अगर उसी दिन देश के प्रधानमंत्री चाहते और राष्ट्रपति जी भी का अनुमति लेकर के देश की आर्मी को, जो हमारे हाईवे हैं वहाँ पर टेंट लगवा करके उनको रहने की व्यवस्था आर्मी से लगवा करके 15-15 किलोमीटर दूरी पर जो शहर से जहाँ से लोग जा रहे थे उनको वहीं खाने की व्यवस्था की जाती। ये नहीं हुआ। पूरी तरीके से जो मजदूर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, ऑर्गेनाइज सेक्टर के तो फैक्ट्रीज बंद होने की वजह से वो बेचारे, जब उनको फैक्ट्री मालिकों ने न तो खाना दिया न वेतन, उस वजह से वो भूखों मरने लगे। तो उन्होंने सोचा सचान साहब, आप भी मैडम की तरह हवा-हवाई बातें कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं विरोध किस बात को लेकर है? श्रम कानून में विरोध बताइए ना मुझे, किस बात को लेकर है? नहीं, कानून का विरोध बता रहा हूं। कानून में जो सबसे बड़ी एक जो 8 घंटे की व्यवस्था थी उसको 12 घंटे कर दिया गया। और 12 घंटे का, जैसा कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनको वेतन ज्यादा दिया जाएगा। वेतन ज्यादा अगर दिया जाता है तो दूसरे उनमें मजदूरों की संख्या कम रखी जाएगी। और 8 घंटे लेबर जो मेहनत करेगा वो समझ लीजिए कि 8 घंटा बहुत होता है। श्रम कानून में ये बदलाव पूरी तरीके से श्रमिक विरोधी है। ठीक है, यासिर जी को विंडो में लाइए। जो यासिर जी, जितनी बात मैं इन लोगों की समझ पाया, जो मैडम कह रही हैं और जो सचान साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आपने 8 से 12 घंटे कर दिए। एक तो ये कंफ्यूजन है, और उनके हितों की रक्षा कौन करेगा, इस बात की गारंटी कौन लेगा? देखिए, मैंने पहले, आपने जब सवाल किया था तो मैंने जवाब दिया, और आपने दोनों, एक प्रवक्ता को तो मैंने सुना नहीं, मैंने समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनको मैंने सुना। तो कंफ्यूजन था उनके पास भी। वो तो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा ले लीजिए। अब बताइए, आपकी राजनीति में नफरत इतनी भरी हुई है कि हम अभी राज्य स्तरीय बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने एक अध्यादेश लाके मजदूरों के हित में काम किया, आप प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो आपको मालूम नहीं है कि चर्चा कहाँ चल रही है, कहना क्या बात है और करना क्या चाह रहे हैं? मालूम तो है, मालूम है। जी, वो तो दिख रहा है और लोग सुन भी रहे हैं।
अभी बता देंगे ना, आपको ये सचान साहब कहना बता चाहिए देंगे, सचान साहब बता देंगे। हाँ। लेकिन मेरा सवाल यही है आपसे कि मजदूरों के हितों की गारंटी कौन लेगा? कौन लेगा कि आखिरकार ये बताया जाएगा? देखिए वो कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मेरी लाइन बिल्कुल क्लियर है कि मजदूरों की हितों की गारंटी कोई तो लेगा ना। इस बात की गारंटी क्या आप ले रहे हैं कि कोई उद्योगपति मजदूरों को नौकरी से नहीं निकालेगा, 12 घंटे काम करवाएगा तो भैया पैसे और तनख्वाह उस हिसाब से देगा? इस बात की कोई गारंटी लेगा? सरकार लेगी, सरकार मॉनिटरिंग करेगी, कोई उद्योगपति मजदूरों को निकाल नहीं पाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा, ये आपके साथ मैं अभी बात कर रहा हूँ, फिर आपके साथ बैठेंगे और चर्चा अभी नहीं करेंगे। निकाले अगर गए मजदूरों पे आप चर्चा करेंगे, यासिर साहब, अभी नहीं निकाले गए, निकाल सकते हैं, अभी नहीं निकाले गए। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अभी मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अभी हाँ बोलिए सचान साहब, बोलिए। देखिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जितने भी उत्तराखंड में सिडकुल हैं, देहरादून में, हरिद्वार में और उधम सिंह नगर में, इसी तरीके से जो औद्योगिक इकाइयां उत्तर प्रदेश में हैं, वहां पर मजदूर वो बिल्कुल लेबर की तरह रखे जाते हैं। उनको ये नहीं मालूम रहता है कि कल उनको रखा जाएगा या निकाल दिया जाएगा। ये भी शायद बीजेपी के प्रवक्ता को नहीं मालूम है, और वो निकाल दिए जाते हैं। वो जब सुबह जाता है, शाम को जब घर आता है तो अगले दिन उसकी नौकरी रहेगी। मैं आपकी बात समझ गया सचान साहब। सचान साहब, यानी आप ये कह रहे हैं ना, इस बात की गारंटी दीजिए कि कानून में बदलाव क्या मजदूरों को बंधुआ तो नहीं बना देगा? आप लोग यही जानना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल बंधुआ इस वजह से बनाएगा। आप तो कंफ्यूज नहीं है ना मैडम की तरह? नहीं, मैं बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन नहीं है ना? आप बताइए यासिर साहब, जवाब दीजिए सचान साहब की बात का। वो कह रहे हैं इस बात की क्या गारंटी कि 8 से 12 घंटे वो तो बंधुआ मजदूर हो गया फिर तो? देखिए, सचान साहब वरिष्ठ आदमी हैं और उन्होंने भी सरकारें अपने यहाँ अपने राज्य में चलाई हैं। मुलायम सिंह यादव की भी सरकार देखी होगी और अखिलेश यादव की भी सरकार देखी होगी। लेकिन मैं इस वक्त जो कोविड-19 की महामारी को के बाद जिस तरीके का माहौल हमारे देश में बना है, मैं उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि जो अगर सरकार कोई काम हित में कर रही है और जनमानस के हित में कर रही है, तो सबको साथ खड़े होके एक सुर में सुर मिला के बात करनी चाहिए। और इस वक्त ज़रूरत यही है कि अगर मजदूरों के ऊपर ये एक तरीके से विपदा आई है, मजदूर आप हर मैं ये पूछ रहा हूं, आपने कहा कि मजदूरों का ख्याल रखा गया, मजदूर क्या नौकरी से नहीं निकाले गए? ईमानदारी से सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए, मजदूर नौकरी से आपको कई सारे राज्यों में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में, ये जो भाजपा शासित राज्य है वहां पे इस तरह की बात है। हमने राजस्थान में देखा है, हमने महाराष्ट्र में देखा है, हमने पंजाब में देखा है। हर जगह पे जो कारखाने बहुत ज्यादा 40 दिनों के अंदर जिनके पास बहुत ज्यादा काम नहीं बचा, या जिनका मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, कम हो गया। आप गुजरात का हाल देखिए, गुजरात का हाल देखिए यासिर साहब। गुजरात में मजदूर सड़कों पर है, आप समझिए। और संघर्ष की स्थिति में एक तरफ उद्योगपति है और दूसरी तरफ मजदूर है। आप समझिए इस बात को, सिर्फ आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। आपने पैकेज को लेकर क्या किया, यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब देखिए, आप सारे सवाल अभी पूछ लेंगे, पैकेज भी पूछ लेंगे, कारखानों के मालिक के बारे में पूछ लेंगे। सवाल भी आप आपसे पूछूं क्या? सरकार प्रतिबद्ध है अपने नागरिक को लेके, और आने वाले वक्त में सारा का सारा वक्त लगेगा, लेकिन सबको सरकार एक तरीके से एक आंख से देख रही है और सबको सारे कार्य को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। संपलपाल देवी जी, मैडम, मजदूर वर्ग हो, किसान वर्ग हो, व्यवसायी वर्ग हो। सचान साहब एक मिनट रुकिए ना, हो सकता है मैडम की कंफ्यूजन दूर हो गई हो, आप भी अपना पक्ष रख रहे हैं, वो भी। मैडम, आप कंफ्यूजन दूर हो गई हो तो मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, इजाजत है? मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। जो आज मुझे दिखाई दे रहा है कि सारे कंपनी वाले मजदूरों को निकाल दिया है, इनका कौन भरोसा? ये चोरों जैसे जो कानून पास करते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। मैं आपसे बता दूं, मैं कोई कंफ्यूज नहीं हूँ। मैं अपनी भाषा में अच्छे तरह से जानती हूँ कि इनके 2014 से इनके कानून बरत रहेंगे और केवल कागज में और मजदूरों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और जो भी थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो और करने जा रहे हैं। ये चोरों जैसे जो कानून पास करते हैं, ये लेबर को और जनता को मंजूर नहीं है। ये बीजेपी वाले चाहे अपना जितना पहाड़ा पापड़ बेलें, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इनके ऊपर गरीब जनता के साथ केवल भगवान है। मैं भगवान पर भरोसा करती हूँ, और बस ये जो बकवास करते रहे रात दिन, ये किसी को बोलने नहीं देते हैं। मैडम, आप बोलने का पूरा मौका तो दे रहे हैं, आप नाराज हो रहे हैं। वो पूरा बोलने का मैंने आपसे पूछा नहीं, उनके बाद ही तो पूछा आपसे
कि आखिरकार ये कंफ्यूजन क्यों है? भाई साहब आपको नहीं करे, मैं बीजेपी वालों को नहीं करेंगे। मैडम, आप तो कोई इस- दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं और वो समाजवादी पार्टी से पक्ष रख रहे हैं। मेरा काम सवाल करना है, मैं सिर्फ सवाल करूंगा। आप लोगों को दिक्कत है सवाल से तो वो अलग विषय है, लेकिन सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप एक और सवाल का भाई जवाब साहब दीजिए। मेरे ऊपर इतना बड़ा लांछन मत लगाइए, मैं कांग्रेस पार्टी की जरूर हूँ, पर पहला नंबर मेरा गुलाबी गैंग है जो ऑलरेडी मैं मजदूरों के साथ ही काम किया है और इसी में मेरा इतिहास बना है। हाँ मैडम, अच्छी बात है ना, अभी भी आप काम करिए मजदूरों के लिए, हमारी शुभकामनाएं आपको। आप मुझे डरा क्यों रहे हैं? करती रहती हूँ। हाँ डराइए मत ना मैडम, मैं डर थोड़ा ना जाऊंगा आपसे तब भी सवाल पूछूंगा। कि मैं उसी पार्टी में रहूँ। आप किसी भी गैंग से हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं सवाल तब भी पूछूंगा मैडम, मेरा काम ही सवाल पूछना है। जी जी जी। आप मुझे डराएंगे तो फिर मैं और सवाल पूछूंगा आपसे। नहीं सर, मैं आपको डरवा नहीं रही हूँ, बहुत मीडिया से मैं बात करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है। ये पहला मुलाकात नहीं है, ये आपकी देन है, ये आप मीडिया वालों की देन है जो मुझको देश से विदेश तक पहुँचाया। अब आपको ये दिक्कत है ना कि कंपनियों के लिए ये मजदूरों का हित भूल गए हैं। मैं यही सवाल पूछ लेता हूँ, यासिर जलानी साहब ये कह रहे हैं कि आप लोग अपना जो है मजदूरों का हित भूल गए उद्योगपतियों के लिए, बताइए। अब बताइए कि कहाँ पे मजदूरों के हित भारतीय जनता पार्टी ने भूली है? बताइए किसानों के लिए कौन काम कर रहा है? फिर किसानों को किसने पैकेज दिया? ई ट्रेंडिंग मार्केट लेके कौन आया? किसानों को अपने घर तक उनके मंडी से जोड़ा? कौन काम कर रहा है? मुझे लगता है कांग्रेस की प्रवक्ता को थोड़ा सा तैयारी करना चाहिए और सवाल अच्छा करें इस वक्त। और वो आप पे भी सवाल उठा रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आपका तो दायित्व बनता है हमसे सवाल करने का। नहीं सर, मुझे आदत है, हमारा कर्तव्य, मैं रोज 5 से 6 यही झेलता हूं। आप जैसे कई नेता आते हैं बीजेपी के, वो भी सवाल उठा लेते हैं, लेकिन खैर छोड़िए उस बात को, विषय आज मेरा नहीं है। मैं इतना जानना चाह रहा हूं यासिर साहब, कानून में बदलाव से आप लोग दलील दे रहे हैं कि निवेश आएगा, कैसे आएगा ये बताइए। देखिए मुझे लगता है कि अभी हम फोकस कर रहे हैं कि मजदूरों को कैसे एस्टैब्लिश करें। जो मजदूर रोड पे, जो मजदूर अपने गांव तक पहुंच गए, जो मजदूर फैक्ट्री से निकल के बाहर को अपने गांव तक पहुंचने के लाइन में लगे हुए हैं, हमारा काम है इस वक्त उन्हें रोकना। उन्हें हम ये कह रहे हैं कि आप वापस आइए, आप कारखानों में काम करिए। हम देखिए चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन में जो फैक्ट्रियां खोली जा रही हैं उसमें मजदूरों की जरूरत है, मजदूर वहां काम करेंगे तो उनके भी परिवार का भरण पोषण होगा। और जो प्रॉब्लम हम 40 दिन से ये विपदा जो किसी लॉजिक ये दिया जा रहा है इससे निवेश बढ़ेगा, मैं इतना समझना चाह रहा हूं आप लोग निवेश कैसे बढ़ाएंगे? इससे निवेश कैसे बढ़ेगा? श्रम कानून में बदलाव को लेकर आप लोगों ने कहा कि निवेश भी बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? अब देखिए, अब जो चीजें जो ऑर्डर है, जो इस वक्त बहुत छोटे पॉकेट में ऑर्डर आ रहा है या छोटे क्वांटिटी में आ रहा है, अगर उन्हें मालूम हो जाएगा कि फैक्ट्री में फॉर एग्जांपल एक छोटी सी भारत में जो मोबाइल बना रहे हैं लोग, मोबाइल जो वर्कर हैं वो इस वक्त अपने घरों में बैठे हुए हैं और वो काम पे नहीं आ रहे हैं, जो असेंबल का काम करते हैं, मोबाइल के छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं, अगर उनको ये बताया जाएगा कि ऑर्डर बाहर, अगर हम बड़े पैमाने से जो कंपनी फैक्ट्री को ऑर्डर देती है कि बड़े पैमाने से हमारे पास मजदूर आ गए हैं, काम शुरू हो गया है, तो वो बड़े पैमाने पे ऑर्डर करेंगे, तो आप बताइए निवेश बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और इसी तरीके से हम भारत के बाहर के भी जो हमारे निवेशक हैं उनकी तरफ भी हम देख रहे हैं। ओके, सचान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, क्विक रिएक्शन सचान साहब, फिर जरा कुछ बयान आ रहे पॉलिटिकल, वो बयान भी ले लूंगा। क्विक रिएक्शन जल्दी से सचान साहब। बढ़ाने की कोशिश की। देखिए, दो चीजें हैं। अगर ये निवेश की बात कर रहे हैं तो ये बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में कितना बाहर से निवेश आया, और दूसरा इस समय निवेश की बात कर रहे हैं। दूसरा एक और बता दें उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की स्थिति के बारे में। यहाँ पर जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं उनको ही सहायता मिल रही है, अनरजिस्टर्ड मजदूरों को सहायता नहीं मिल रही है। ये उत्तर प्रदेश का यही हाल है। तो वास्तविकता ये है कि ये जो कानून लाया गया है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये श्रमिक विरोधी है, और इसके साथ साथ ये हित किसका साध रहा है? जब निवेश की बात कर ली जाती है तो मनोविज्ञान ये कहता है कि जहां निवेश अगर आता है तो इसका मतलब वहां उद्योगपति आते हैं साहब, फायदा होगा। वो पहले भी आते थे, वही निवेशक को। लेकिन अब एक बात बताइए ना, ये भी तो हकीकत है कि पूंजीपति तो देश चला रहे हैं, इस हकीकत को नकार देंगे आप? यही दुर्भाग्य है, 3-4 पूंजीपति देश चला रहे हैं और वही कौन क्या बनेगा वही डिसाइड कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। तो आपके वक्त पूंजीपतियों की सरकार नहीं थी क्या? आपके पूछिए। नहीं, बिल्कुल नहीं थी,
बिल्कुल अच्छा। नहीं थी। उस समय पूंजीपतियों की सरकार नहीं थी। अच्छा, पक्का लगता है सर? अनिल अंबानी भूल गए ये। सर, अनिल अंबानी भूल गए क्या? अरे अनिल अंबानी, ये सब ये अभी के बढ़े हुए हैं। अनिल अंबानी और ये जो अडानी, ये किसकी देन है? ये सर मोदी जी की छोड़िए ना, देन है। छोड़िए सर, कौन किसके नजदीकी रहा है वो छोड़िए, इस विषय पर हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन जरा कुछ बयान आ रहे हैं, पॉलिटिकल बयान सुना देता हूं और फिर उसके बाद मैडम आपके पास आ रहा हूं। जरा सुनाइए जरा 3 बयान, उसके बाद फिर सियासत के नजरिए से समझेंगे आखिरकार श्रम कानून में बदलाव किसका फायदा किसका नुकसान। राज्य अपने हिसाब से उनकी जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उनको ठीक लगेगा वो कर रहे हैं। ये ठीक है, स्थिति असामान्य है, लेकिन ये सामान्य परिस्थिति में केवल मजदूर को ही कष्ट पहुंचाया जाए, उनके अधिकार जाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये श्रम कानून से छूट इससे ज्यादा संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा कुछ नहीं हो सकती है। आपने श्रम कानून उद्योग फ्रेंडली, कहते हैं इंडस्ट्री फ्रेंडली, क्या श्रमिकों की सुरक्षा, उनके कार्य के तौर तरीकों में जो सेफ्टी नेट्स थे उसको आप बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं। ये मैडम अब मुझे एक बात बताइए, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस कानून के बदलाव से मजदूरों और उद्योगपति दोनों को फायदा होगा। ये कह रहे हैं कि अब हितों की बात करिए, नुकसान क्या होगा ये बताइए। ये वो कह रहे हैं ना, और कोई तो नहीं कह रहा कि वो तो कहेंगे, ये तो उनको कहने कहना है, पर हकीकत तो देखो मजदूरों की कहानी तो सुनो, क्या वो रो रहे हैं। ये आज कंपनी वाले उनको खाना तक नहीं दिया, उनको निकाल दिया, कारगिल लॉकडाउन हो गया। इन्होंने कभी सोचा नहीं कि मजदूरों को क्या हाल होगा। आज वो किस तरह कितने रोडों में लोग मर गए, भूख पानी से मर गए, और जब ये कानून बन जाएगा तो और गुलाम हो जाएंगे। ऐसा वो कोई अपना मुंह नहीं खोल पाएगा। इनके जो कानून है ना, यही तो जनता का रोना है सबसे ज्यादा, कि अपने मन को कानून को पारित कर लेते हैं और फिर जनता फड़फड़ाती रहती है। अब तो एक ऐसा बहाना हो गया कोरोना का कि लोग लड़ भी नहीं पाएंगे, अगर इकट्ठा होंगे तो उनको। यासिर साहब, समस्या वाजिब है, जो सवाल उन्होंने उठाया वो वाजिब है कि भैया इस बात की क्या गारंटी कि भैया खून नहीं चूसा जाएगा मजदूरों का, और पहले से ही जो हालात बने हैं मजदूरों के, इन हालातों के लिए जिम्मेदार कौन है फिर? देखिए, ये तो मैं आपको गारंटी दे दूंगा कि खून नहीं चूसा जाएगा। ये सरकार खून चूसने वाली नहीं है, ना इस तरह के अल्फाजों के साथ खेलती है। ये प्रायर की सरकारों में ये सारी की सारी सिस्टम था जो अब नहीं है। अच्छा, अब तक बहुत अच्छा हो रहा था ना मजदूरों के साथ सर? अभी तक तो देखिए, अगर ये 43 दिन में मजदूरों के साथ बहुत अच्छा हुआ। वो पटरी पर रोटी के सहारे गए थे, वो रोटी पड़ी रह गई, वो लोग मर गए, ये तब भी अच्छा हुआ सर। ये बहुत दुखदाई है। ये जितना इसकी अफसोस करें, जितना इसको करें, इस पे चर्चा, मुझे लगता है कि इसको इस टॉपिक से नहीं जोड़े, क्योंकि सर मैं टॉपिक से इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि मजदूरों की हालत आपने कही, मैं मजदूरों की हालत आपको बता रहा हूं। तो अगर हम उन लोगों को समझ पाते तो वो पैदल पटरियों पर नहीं चलते। अच्छा, ये बताइए कि ये कोई सरकार कोरोना महामारी लेके आई? ये कोरोना महामारी चाइना की देन है। चाइना से ये किसी की भी देन हो, जनता ने आपको चुना क्यों? जनता ने आपको चुना क्यों कि आप उनके लिए खड़े होंगे? ऐसे हालात में मजदूर पटरी पर चल रहे हैं, वो किसी ना किसी की तो जवाबदेही होगी ना साहब। आज पूरे दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी का लोग बड़ाई कर रहे हैं, उनका धन्यवाद दे रहे हैं। बिल गेट्स से लेके तमाम राष्ट्र के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी के कार्य को सराह रहे हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है सर? इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि 43 दिन से मजदूर सड़कों पर पैदल चलते हुए जा रहे हैं, डे वन से। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश के लिए? असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ लोग पैदल चले जा रहे हैं और हम उनको खाना तक नहीं खिला पा रहे। इस बात का दुर्भाग्य कैसे हो सकता है सर? ये सौभाग्य की बात नहीं है। ये आंकड़ा, आप पत्रकार, ये आंकड़ा ठीक नहीं है कि असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ लोग रोड पे हैं। कितने लोग रोड पे हैं उसका आंकड़ा सरकार के पास है, हमारे पास है। सर ये आंकड़ा अगर आपके पास होता तो वो सड़कों पर नहीं होते। अगर आपने लॉकडाउन किया तो प्लान के साथ किया होगा ना सर, बिना प्लान के तो नहीं किया होगा। बिल्कुल किया है ना, तो वो क्या आपके पास आंकड़ा, अगर मेरा आंकड़ा गलत है तो आपके पास तो सही होता। आप तो सरकार है। अगर जिस तरीके से दुनिया, आपने कभी उस पर चर्चा करने की कोशिश करी कि दुनिया के जो दूसरे मुल्क हैं, चाहे वो यूरोपियन मुल्क हो, चाहे अमेरिकन मुल्क हो, जहां की जनसंख्या 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, हमारे एक राज्य की जनसंख्या
4-4, 5-5 करोड़ है, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हम इस कोविड-19 की महामारी में हमारी सजगता, सर उससे ये तर्क नहीं आ जाता, उससे ये तर्क नहीं आ जाता कि भैया उनकी जनसंख्या इतनी है, हमारी जनसंख्या इतनी है। सर इस हिसाब से तो आपके राज्य के मुख्यमंत्री जो 23 करोड़ की आवाम को संभाल रहे हैं वो पाकिस्तान की जितनी है, हम इसको क्या माने फिर? ये तर्क नहीं है साहब। हमें उन मजदूरों का भला सोचना है तो वो प्रैक्टिकली नहीं तो जवाबी खर्चा प्रैक्टिकली किस तरीके से करेंगे? प्रैक्टिकली अगर हम उन्हें कह दें कि आप यहां से रोड पे निकल जाइए, हम उनका ध्यान नहीं दे, कल को संक्रमण प्रैक्टिकली अगर आपने किया होता तो वो रोड पे क्यों उतरे? आप ही सवाल करेंगे। प्रैक्टिकली आपने किया था तो वो आज तक की बात कर रहा हूं सर, वो आज तक रोड पर हैं, आज तक लोग पैदल जा रहे हैं। 43 दिन की बात कर, मैं 43 दिन की बात कर रहा हूं, डे 1 से बात कर रहा हूं सर। आप लोग मजदूरों का भला कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, मैं वही पूछ रहा हूं। देखिए, मजदूरों का भला सरकार कर रही है, ये आप भी जानते हैं, और तमाम मीडिया के जो हाउस हैं और पत्रकार बंधु हैं वो भी टाइम टू टाइम सारी की सारी चीजें जनमानस तक ले जाते हैं, दिखाते हैं कि सरकार कितना तत्परता से काम कर रही है। लेकिन आप सवाल मैं देखिए, मैं सचान साहब के पास जाऊं, मुझे एक बात बताइए, नहीं आप कह रहे हैं ना हमारी गारंटी है, मुझे एक बात बताइए, ईमानदारी से सवाल का जवाब दिएगा। जब से लॉकडाउन हुआ तब से लेकर अब तक क्या मजदूर भूखे नहीं सोए? ईमानदारी से सवाल का जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सोए, मैं बहुत ईमानदारी से। क्या मजदूर पैदल अपने घरों तक 700 किलोमीटर तक गए कि नहीं गए? गए ना सर। गर्भवती महिलाएं, 6 महीने का बच्चा कोख में, वो लोग पैदल अपने बच्चे को कंधे पर उठा के, मैंने खुद देखा है साहब, मैं ग्राउंड पर था, मैं इसलिए आपसे ये बात कह रहा हूं। 6 महीने की गर्भवती, गए कि नहीं गए ईमानदारी से? तो हम लोग भी 40 दिन से 43 दिन से ग्राउंड पे हैं और ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। मजदूरों के खाने पीने मैं वही तो पूछ रहा हूं, कैसे हो रहा है मजदूरों का भला? ध्यान रखा जाए। क्या एक कानून मजदूरों को लेकर जो है वो बनते आए हैं? हकीकत ये है, कितना बदलाव हुआ ये आप भी जानते हैं। सचान साहब मुझे एक बात बताइए, उद्योगपतियों की सरकार की बात आपने की थी, आपके वक्त भी आपके कई उद्योगपति दोस्त थे और जिनको जिम्मा आपने सोच रखा था वो आज बीजेपी के साथ हैं। आप मुझसे नाम मत बुलवाइएगा क्योंकि आप जानते हैं। मेरा सवाल आपसे बिल्कुल सीधा है। नहीं, मैं जानता हूं। हाँ, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है कि मजदूरों के नाम पर आप लोगों ने सियासत खूब की है। अब ये बताइए सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि बीजेपी का स्वयं का एक संगठन है बीएमएस, और दूसरे दलों के भी मजदूरों के संगठन हैं जो स्टेट लेवल पे हैं, नेशनल लेवल पे हैं। कोई कानून लाने के पहले इन जो श्रम ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके अध्यक्षों से कंसल्ट करके श्रमिक हित में कानून बनाया जाना चाहिए था। आप मेरे साथ जुड़े हुए थे ना शुरू से ही, मैंने ये बात यासिर जिलानी साहब से पूछ ली है। जिस संगठन का आप जिक्र कर रहे हैं वो कह रहे हैं मैं उसी संगठन से आता हूं, लेकिन मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि उसने विरोध जताया या नहीं जताया। लेकिन उस संगठन से भी इन्होंने नहीं पूछा है, और उस संगठन से जब नहीं पूछा है तो अल्टीमेटली बीएमएस विरोध कर रही है, और दूसरे और अन्य दलों के यासिर साहब जवाब दीजिए, वो भी वही सवाल लेकर आए। आप कह रहे थे कि मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि भैया इनके तो खुद के संगठन जो है विरोध कर रहे हैं, मजदूर संगठन। जवाब दीजिए। देखिए इस लोकतंत्र में विरोध का सबको अधिकार है। कोई भी जो साथ हैं वो भी लोकतंत्र के मद्देनजर विरोध कर सकते हैं। जो विरोधी हैं, जो विपक्ष है, वो विरोध कर सकता है। मैंने फिर कहा आपसे, मैं एज ए बीजेपी प्रवक्ता आपके साथ जुड़ा हूं। आपके जो सवाल हैं, जो मेरे पास जवाब हैं एज ए संगठनात्मक दृष्टिकोण से, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सर वही तो सवाल खड़ा हो रहा है, जब आपके अपने ही सवाल उठा रहे हैं तो विरोधी तो सवाल उठाएंगे ना। आपके अपने सवाल उठा रहे हैं तो विरोधी तो सवाल उठाएंगे सर। जो सरकार ने उत्तर प्रदेश के किया है, मैंने उसको आपके सामने तर्क के साथ रखा है। मैंने सिर्फ आपसे ये कहा कि जो आपके संगठन सवाल उठा रहे हैं तो फिर विरोधी सवाल उठाएंगे, तो फिर इसमें दिक्कत क्या आपको? मैंने तो कह दिया ना, देखिए यही तो हमारे देश की खूबसूरती है, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमारा जो संविधान है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसीलिए तो हमें बना के दिया कि हम किसी तरह की भी बात। सर अभी तक तो आप कह रहे थे कि आपके पास कोई जानकारी नहीं है इस विषय को लेकर कि आपके संगठन भी विरोध कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं आप विरोध का सबको अधिकार है। मैंने अभी तक आपको जवाब नहीं दिया। देखिए मैं भी आपके सवाल को जवाब दे रहा हूं, और आप पिछले 1 घंटे में जो कह रहा हूं वही अभी भी कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपको सर मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो मैं पूछूंगा ना सर।
मैंने तो सिर्फ मैंने संगठन आपको को लेकर जवाब पूछा दिया, आपके। आप उसमें से निकालिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ, मेरे को समझा दीजिए सर, सिंपल शब्दों में समझा दीजिए। आप मुझे घुमाएंगे तो फिर मैं घूमूंगा थोड़ी ना। मैंने सिंपल शब्दों में कह दिया कि भारतीय मजदूर संघ आखिरकार विरोध क्यों कर रहा है? मेरा सवाल बिल्कुल सीधा था। मजदूर और श्रमिक के फेवर में योगी आदित्यनाथ जी ने जो अध्यादेश लाए हैं, भारतीय मजदूर संघ आखिरकार विरोध क्यों कर रहा है, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं। ये आपका सवाल है, मैंने अपना जवाब दे दिया। यानी आप इसको लेकर जवाब नहीं देंगे ना सर? मैं यही तो जानना चाह रहा था। आप समझ सकते हैं, ये आप समझिए। नहीं सर, मैं समझ गया सर, जो देख रहे हैं वो भी समझ गए होंगे। खैर, मुझे इत्तला दी गई है कि आप इतने तक वक्त देना चाह रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यासिर जिलानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सचान साहब, क्विक रिएक्शन आपका, फिर जरा 2 बयान आ रहे हैं वो भी सुन लूंगा मैं, जरा जल्दी से क्विक रिएक्शन सचान साहब। देखिए मेरा एक सुझाव है, राष्ट्रीय मजदूर रजिस्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर का और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बनाया जाना चाहिए, और जो भी श्रमिक कानून में बदलाव किया जाए वो सभी श्रमिक संगठनों से राय लेकर के किया जाए। केवल सिंगल मैन शो नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से लॉकडाउन में किया गया, जिस तरीके से नोटबंदी में किया गया, जिस तरीके से जीएसटी में किया गया, और ये जो श्रमिक कानून उत्तर प्रदेश ने किया है। अब मुझे एक बात बताइए मैडम, वो तो कह रहे हैं हम गारंटी ले रहे हैं कि भैया किसी का खून नहीं चूसा जाएगा, किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, किसी को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा, ये हमारी गारंटी है। लेकिन गारंटियां इससे पहले आप लोगों ने भी खूब दी थी, मनरेगा से लेकर अब तक। मेरा सवाल यह है कि क्या उस वक्त मजदूर खुश थे, जो आज आप दलील दे रहे हैं कि मजदूरों का खून चूस लेंगे? एक बात बताएं, ये हकीकत में देखा जाए तो जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ये किसी से अपने आदमी से खुद नहीं सलाह लेते, ये किसी मंत्री से नहीं पूछते। इसमें 2-3 आदमी हैं जो छिप के काम करते हैं। और मैं एक बात जानती हूँ, मैं राजनीति के बारे में ज्यादा नहीं पापड़ बेलूंगी, मैं ये बोलूंगी कि मजदूरों के साथ जो गुजर रही है वो कोई गारंटी नहीं लेगा। अगर ये गारंटी ले, मैडम पहले भी गारंटी नहीं होती थी, और आपने कहा कि 2-3 लोग ही सरकार चलाते हैं, और आपके वक्त भी यही आरोप लगते थे कि आप लोग 10 जनपद से सरकार चलाते हैं, पीएमओ से सरकार नहीं चलती है। आप लोगों के वो आरोप लगते थे। ऐसा है, सुनिए, हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे थे, हमारे राहुल गांधी प्रियंका जी के लिए लगा रहे हो ना। अरे मैडम, आपने कहा ना कि इस वक्त जो है सिर्फ 3 लोग सरकार चला रहे हैं। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आपके वक्त भी यही कहा जाता था कि सरकार 10 जनपद से चलती है, पीएमओ से नहीं चलती। ये जो आरोप लगते रहते हैं, ये हाँ, आप लगाएंगे तो वो आरोप लगते रहते हैं। हाँ, ये तो लगते रहते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, तो ये आरोप अभी भी लगते रहते हैं। मैं इसलिए मैं मजदूरों पे आ रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत, मैं पार्टी वाइज बात नहीं करना चाह रहा, मजदूरों पे आइए। अब कैसे भला होगा ये भी बताइए। सुनिए भाई साहब प्लीज, मैं एक मजदूर की बात कर रही हूँ, मैं राजनीति की बात नहीं कर रही। मैडम आप खुद राजनीति लेकर आ रहे हैं, आप फिर मुझे कह रहे हैं। मैं कह रही कि ये कितना पैसा देंगे, ये भी लिखा किसी रजिस्टर में है, और ये समिति बना के ये किया। आज इनका कौन गारंटी है कि 15 लाख रुपया कब आ रहा है जनधन योजना में? ये कितनी गैस महंगी थी और अब क्या है हालात गैसों के? कितने प्रधानमंत्री आवास योजना बने हैं और कितनी शौचालय बने, कहाँ महिलाएं शौचालय में जाती हैं, ये भी इनसे पूछो। और कितने गरीब लोगों के ये प्रधानमंत्री आवास, इनकी बातों में कौन विश्वास है? सबका विश्वास हटा भाई साहब। अगर ये ऐसा अपनी मनमानी करेंगे तो इसमें महिलाएं विरोध में उतरेंगी। जितनी मजदूर महिला है, मैं मजदूर महिलाओं के साथ 24 घंटा रहने वाली महिला हूँ। मैं गरीबों के हद तक पहुँचती हूँ और मैं किसी को छोड़ती नहीं हूँ। मैं आपसे बता दूं कि ये जो आज ये कानून बना रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो अगर इनको बनाना है तो फिर उनकी पहले ये मजदूरी की वो रेट तय करे कि कितना हम देंगे और कितने मजदूर काम कर सकते हैं। ठीक है, विरोध कैसे करेंगे अब मुझे बताइएगा, विरोध कैसे करेंगे? लॉकडाउन चल रहा है और आप कह रहे हैं इसका विरोध करेंगे, बताइएगा। 1 सेकंड रुकिए ना, 1 सेकंड, मैं जरा कुछ बयान है वो सुना देता हूँ। उद्योगपतियों के बयान आए हैं गुजरात से, जरा ये भी सुना दीजिए। सरकार ने ये उचित कदम उठाया है ताकि हमें 3 साल तक राहत मिले कि हम लोग कोई भी उद्योग को वापस सही ढंग से, जो ट्रैक से उतर गया उद्योग उस उद्योग को वापस हम ट्रैक पर लाएंगे। व्यापार को सही ढंग से सुनिश्चित करने के बाद हम वापस मजदूर भाइयों के लिए एक अच्छी सुविधा वाला कानून सरकार से आग्रह करके बनवाएंगे। तब तक के लिए जो कानून स्थगित किया है हम उसका स्वागत करते हैं।
3 वर्ष तक श्रम कानून को स्थगित किया गया है, इसके पीछे सरकार का क्या उद्देश्य हो सकता है? क्या सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहती है? क्योंकि कोई भी बड़ी इंडस्ट्रीज या छोटी इकाई को चलाने के लिए मजदूरों की ही जरूरत होती है। और इस लॉकडाउन के दौरान जब सरकार खुद ही कह रही है कि किसी भी मजदूर या स्टाफ की सैलरी नहीं काटी जानी चाहिए, उनको अपना पूरा हक मिलना भी चाहिए, तो क्या श्रम विभाग अपने कानूनी अधिकारों की पालना सही ढंग से नहीं कर पाया है? यदि कल मजदूर एवं श्रमजीवियों के साथ अन्याय होता है तो उनको न्याय कौन दिलाएगा, कौन उनकी बात उठाएगा? लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी हमें सरकार पर पूरा भरोसा है, वह कभी भी अन्याय नहीं करेगी, क्योंकि यह एक संवेदनशील सरकार है। सचान साहब, क्या वाकई में इन 43, 44, 45 दिनों के भीतर मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया सरकार ने? देखिए, अगर वास्तव में आप देखें, केवल घोषणाएं हुई हैं। कुछ लोगों के खातों में जिन जिन स्टेट ने कुछ घोषणाएं की पहुंचा है, और जो पंजीकृत मजदूर नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मजदूर की संख्या तादाद देश में ज़्यादा है, उनको कोई भी लाभ नहीं मिला। और जिस तरीके से इमीडिएटली इनको जो दूसरे प्रवासी मजदूर हैं उनको लाने की व्यवस्था अगर कर देते या उनके खाने की व्यवस्था वहीं पर कर देते तो शायद ये मजदूर वहां रुक जाते। तो मेरा तो मानना है पूरी तरीके से ये मजदूरों के लिए सरकारों ने कुछ नहीं किया, न केंद्र सरकार ने न प्रदेश सरकार है। और जो सबसे बड़ी बात है कि मजदूर जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, अगर मजदूर एक बार अगर टूट गया दिल से, अगर उसका मानसिक संतुलन, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा भयभीत है, अल्टीमेटली वो क्या करे, जब वो वहाँ से चला उसके ऊपर सड़कों में उत्तर प्रदेश में पुलिस ने डंडे बरसाए। तो मैं समझता हूँ कि जो केवल एक ही तरीका है, अब श्रमिक संगठनों से वार्ता की जाए और जो राष्ट्रीय एक रजिस्टर आपको लगता है कि मजदूरों का बनाया सरकार जाए। और मजदूरों के बीच में जो हमेशा से कम्युनिकेशन गैप रहा है, उस वजह से ये स्थिति पैदा हो रही है? वो पहले की सरकारों में भी होता था। मेरा यही बिल्कुल यही होना चाहिए। अब जो आपने सीधे तौर पर कहा कि इनके अपने संगठन जो है वो ये कह रहे हैं कि भैया फैसला वापस लीजिए, आपको लगता है कि सरकार इस दबाव में फैसला वापस ले लेगी? उनसे भी कंसल्ट नहीं किया, बीएमएस से भी कंसल्टेशन नहीं हुआ। मैं वही कह रहा हूं, आपको लगता है ये दबाव में फैसला वापस ले लेंगे? ये देखिए, अगर नहीं लेते हैं तो हम तो ये कहेंगे कि इस तरह विरोधी सरकार है। अरे सर, आप तो सीए कानून को लेकर भी कह रहे थे ना, तो फैसला वापस नहीं लिया ना कानून? सीए, देखिए, सीए की हम इस समय बात नहीं करना चाहेंगे। नहीं, मैं तो सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। ऐसा कौन सा फैसला है जो सरकार ने लिया और वापस ले लिया? एग्जाम्पल दे रहा हूं। नहीं लिया ना। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि अब संघ के कहने से वो भले ही जवाब नहीं दे रहे थे, वो जनता ने देख लिया, बीजेपी नेता जवाब नहीं दे रहे थे उसका। देखिए, मैं जवाब दे रहा हूं, ये ट्रंप को देश में आना था, अहमदाबाद आना था। जब 30 तारीख को इमरजेंसी WHO ने घोषित कर दी थी, उसी समय से ये व्यवस्था नहीं की गई। और लॉकडाउन के बारे में भी WHO का कोई निर्देश नहीं था, ICMR का कोई निर्देश नहीं था, और ये सिंगल मैन शो। और दूसरा एक और, अभी हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता थे कह रहे थे कि मोदी की पूरे देश में जय जय हो रही है। यहाँ 10 दिन में, 10.5 दिन में केस डबल हो रहे हैं, जबकि दूसरे देशों में वो 30 दिन, 50 दिन मुझे एक बात बताइए मैडम, फाइनल कमेंट आपसे ले रहा हूं, मजदूरों का पैरोकार फिर है कौन? अरे मजदूरों का पैरोकार कौन है? ये चाटुकार पैरोकार कभी नहीं बनते। सुनिए, मजदूर सब दिन मजदूरी किया है, मजदूरी करेंगे। मैडम, मैं वही पूछ रहा हूँ ना, पैरोकार फिर कौन है जो खुद पैरोकारी करने की बात यहाँ पर करते रहे? क्या उन्होंने ढंग से पैरोकारी की? अरे सुनिए, ये चोर क्या करेंगे? क्या हमसे बात करवा रहे हैं चोरों से? अब हमसे न खुलवाइए। ये अपने उद्योग को तो चला दिया एक दिन में, लॉकडाउन की तहस-नहस कर दिया दारू करवा के। ये चोर क्या करेगी मजदूरों के साथ? कौन जिम्मेदार है? क्या आपकी राज्य सरकारों ने दारू के ठेके नहीं खोले? आपकी सरकारों ने दारू के ठेके नहीं खोले? मेरी सरकार में दारू ठेके खुले, सबकी सरकारों में खुलते, पर इस तरह थोड़ी खुले हैं कि जनता को भूखन मार के सब करें। आपने नहीं देखा? हाँ, तो अपनी सरकारों को आप बोलते ना कि बंद करिए। आज ये बताओ, लॉकडाउन का बहाना लेके
क्या जरूरत थी? पहले दुकान मैडम खुली आप थी, पहले दुकान यही खुली राजस्थान थी। में बोलिए, यही बात जो है सुनिए, छत्तीसगढ़ सुनिए, में मैं बोलिए, पहले यही बोल बात रही हूँ। महाराष्ट्र में बोलिए, यही बात पंजाब में बोलिए। सबसे ऐसा पहले है, वकालत तो आपके राज्यों के सुनिए, मुख्यमंत्रियों ने की थी कि भैया शराब के ठीक, ठेके ठीक, खोल सुनिए। दीजिए। मेरी बात सुनो, मैं ये नहीं कह रही कौन सरकार क्या कर रही है। जो भी कुर्सी में बैठ जाते हैं वो सब मनमानी करते हैं। मेरी बात सुन लो, मैं किसी राजस्थान और महाराष्ट्र की बात नहीं कर रही, मैं राजनीति नहीं करनी, मैं मजदूरों की सिर्फ बात कर रही हूँ। हाँ मैडम, और मुझे मजदूरों की चिंता बात करिए ना, नहीं मैं आपसे करना। वही तो पूछ रहा हूँ, किसने पैरोकारी ढंग से की अब तक, यही बता दीजिए मुझे। ये कोई नहीं किया, हर जगह जनता मर रही है और ये किसकी हुकूमत चल रही है ये हमें पता नहीं है। अब आपने सही बात कही, अब आपने मैडम बिल्कुल सही बात कही, थैंक यू सो मच। वाकई में किसी ने ढंग से पैरोकारी मजदूरों की नहीं, इस वजह से मजदूरों की ये हालत है आज। थैंक यू सो मच मैडम, आपने अपनी बात रखी, सचान साहब आपने अपनी बात रखी। मजदूरों को भारत में कितना हक मिला है अब तक, इतिहास इस बात का गवाह है। आप भी वाकिफ हैं और हम भी वाकिफ हैं। सिर्फ सियासत हुई, आज भी हो रही है और आगे भी होगी। मजदूर जहां था वहीं खड़ा है और शायद लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से अब वो और पीछे हट गया है। तभी तो रोटी पटरी पर पड़ी रहती है, अर्थव्यवस्था को चलाने वाली ट्रेन उनको कुचल के चली जाती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार, कुछ तो करो सरकार। हो हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार,